नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ अधिकारी एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत आपका। सूद साहब, केजरीवाल तो कल तिहाड़ जेल चले गए, सरेंडर भी कर दिया, लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसा कर गए हैं जिससे कल के दिन जब काउंटिंग चलेगी वोटों की, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। एक ऐसा हंगामा हो सकता है जिससे एक एनार्की की सिचुएशन पैदा हो सकती है। असल में केजरीवाल जेल गए उससे पहले उन्होंने कई खुफिया मीटिंग की अपने जो वर्कर्स थे उनके साथ, और अपने पार्टी के जो खास खास जो पीएसी है, उनकी जो कमेटी, उसके मेंबर्स थे। इसमें आतिशी मरलीना, सौरभ भारद्वाज और बाकी बड़े बड़े जो उनके पार्टी के नेता हैं उनके साथ। तो उसमें कुछ प्लान बनाए गए हैं। प्लान ये है कि मतलब सबको अलर्ट रहने को कहा गया है। जहां काउंटिंग बूथ होगा वहां लोग रहेंगे आम आदमी पार्टी के, और अगर आम आदमी पार्टी के फेवर में अगर रिजल्ट आते हैं तो वहां जश्न मनाना है, और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वहां पर हंगामा खड़ा करना है। और संदीप पाठक को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों के कांटेक्ट में रहे, लोगों को इकट्ठा करें। इसके साथ ही जो खुफिया रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी के वो कार्यकर्ता, अगर मान लिया जाए पार्टी हारती है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता बीजेपी में जाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों पर निगाह रखने की भी बात कही गई है। और कल भगवंत मान दिल्ली में ही थे और उन पर भी शक है इस बात का कि कहीं वो बीजेपी में ना चले जाए। तो सर, ये सारी सिचुएशन हो रही है। केजरीवाल जेल जाते जाते ये सब काम कर गए, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, शैतान दिमाग है, शैतानी आदमी है, शैतानी उसकी हसरत है, उसी पे काम करता है। लेकिन बात क्या है कि केजरीवाल ने जो मर्जी प्लानिंग की, केजरीवाल को नजर आ गया कि उसकी सपोर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं जब जेल में जा रहा था तो कितने लोग थे उसके पास, 25 से 30 या 40 लोग होंगे, कुछ सिक्योरिटी वाले भी साथ थे। तो केजरीवाल के पास सपोर्ट तो है नहीं, वो पहचान भी चुका है। लेकिन ये है कि हर एक पार्टी का एक एजेंडा है, जितनी पार्टी है अपोजिशन की। केजरीवाल को दिल्ली में कोई सीट मिलने का चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं दिल्ली को के अंदर केजरीवाल को सीट मिलने का। और ये भी कहा जाता है कि पंजाब के अंदर इनको 3 से 4 सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी को, और 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, और बाकी सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। तो इनका जो बेसिकली आप सोचिए कि इनका चांस कोई नहीं है ना दिल्ली में, पंजाब में, और ये जो मर्जी कोशिश कर ले। एजेंसी से हमारी तैयार है, कुल ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है जी। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। सूद साहब, ये इन्होंने कहा कल जब ये जेल जा रहे थे, उससे पहले इन्होंने वो कहा तो मैंने छोटा सा चला दिया। ठीक है, आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, सब कुछ मिला, लोगों ने आपको सपोर्ट किया। आपने क्या किया लोगों का? क्या किया आपने? कोई काम किया वहां पे? आप लोगों को धोखा देते रहे। फ्री बी पे आपको ठीक है कुछ वोटें मिल गई, कुछ आपको लोगों ने सोचा कि शरीफ आदमी है, लेकिन जेल तो सरकार ने नहीं भेजा। जेल तो इनको भेजा कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि करप्शन के चार्जेस इनके खिलाफ। ये तो नहीं कि आपको यहाँ पे इतनी सीटें मिल गई तो आप करप्ट करेंगे, जो मर्जी बात करेंगे। तो सरकार ने जेल नहीं भेजा ना, लोगों ने जेल भेजा। इनको जो जेल भेजा वो भेजा है यहाँ की अदालत ने, लोअर कोर्ट ने भेजा, सेशन कोर्ट ने भेजा, हाई कोर्ट ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, सबने इसको पे स्टैंप लगा दी। तो ये अपने आप को सोचते हैं कि इन्होंने सीटें जीत ली और तो जो मर्जी करें। ये कोई यहाँ पे राजनीति नहीं चलती। यहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर रखना पड़ता है। आपको अगर इंपॉर्टेंट सीट मिली है तो आप उसकी सीट का पूरा इज्जत करो, लूट मार शुरू नहीं करो। इन्होंने लूट मार शुरू कर दी थी, शराब बेचनी शुरू कर दी थी। लोग जो शराबी है उनको पैसे देने शुरू कर दिए थे। किसके पैसे? स्टेट गवर्नमेंट के। आपने फ्री बांटा, बहुत कुछ बांटा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पैसा दूसरों को देते हैं, गुंडों को देते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे अब देखिए जो एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। 350 के आसपास सीटें उन्होंने प्रेडिक्ट की हैं बीजेपी के लिए, और कहा बंगाल के अंदर उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होगी। इवन मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट छोड़ करके सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। तो इसमें, और दिल्ली के अंदर भी कह दिया उन्होंने, 7 की 7 सीटें जाएंगी बीजेपी के पास। तो जब इतनी प्रेडिक्शन की है एग्जिट पोल में, साथ में प्रशांत किशोर ने भी इतना कह दिया है, तो बिल्कुल है बीजेपी जीतेगी। लेकिन क्या है कि अपोजिशन ने मीटिंग की,
और पहले कहा कि हम तो कमेंट्स नहीं देंगे उसके ऊपर, जो एग्जिट पोल है हम उनको मानते नहीं है। अब ये इनका दूसरा प्लान क्या है, प्लान बी। अब इनको पता है कि रिजल्ट आएंगे तो कहेंगे रिजल्ट भी नहीं मानते। ये सारी पार्टियां कहेंगी, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे आपकी आम आदमी पार्टी हो। तो इन्होंने जो अपना ठीकरा है वो इन्होंने ठीकरा फोड़ना है आपके जो आपकी मशीनें हैं, हाँ ईवीएम पर, ईवीएम पे फोड़ना है, वो सब जानते हैं। और इनको भी ड्रामा करना है, क्योंकि अब देखिए एक ये इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ की डेमोक्रेसी की, इंसल्ट कर रहे हैं इंडिया के लोगों की, क्योंकि इनको लोगों ने वोटें नहीं दी। वोट इसलिए नहीं दी, या वोट इसलिए इनको नहीं दी कि इन्होंने राम मंदिर का इंसल्ट किया, इन्होंने हमारी फौज का इंसल्ट किया, इन्होंने कश्मीर के अंदर पीस आई तो उसके ऊपर भी मजाक उड़ाया इंडिया का। इन्होंने काम कुछ नहीं किया अपनी बात में कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे जब काम किए गए गवर्नमेंट के द्वारा तो इन्होंने उसको अपोज किया। ये मोदी को गाली देते देते देश को गाली देने लग गए और हिंदुओं को गाली देने लग गए पर्टिकुलरली। तो ये फिर सोचते हैं कि हिंदू के इनको वोट देंगे। कुछ बेवकूफ बैठे हमारी कंट्री के अंदर जिनको नहीं समझ में आती, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। जनरली जो पब्लिक है जो इनको गालियां जिनको दे रहे हैं ये, वो इनको क्यों वोट देंगे। देखिए जो आपके आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर काम नहीं किया, पैसे बांटे। तो लोग कहते हैं कि आपने पैसे बांटे, आप काम करते, सड़कें बनाते, वो तो किया नहीं, तो इसलिए वहां पे वो हार रहे हैं। ये जो सब लोग हार रहे हैं इलेक्शन के अंदर, सिर्फ ये मुस्लिम वोटों को अपील करने के लिए काम कर रहे थे, बेवकूफ लोगों को सपोर्ट कर रहे, उनकी सपोर्ट मांग रहे थे। काम के ऊपर किसी ने भी वोट नहीं मांगी। काम के अगर ऊपर वोट मांगी तो मांगी बीजेपी ने, मोदी ने। ये जरूर है कि बीजेपी के बहुत से जो एमपी से जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बाहर नहीं आए और सिर्फ मोदी के चक्कर में बैठे थे। दिल्ली में 7 में से 6 एमपी तो अपनी एरिया के अंदर निकले भी नहीं, सिर्फ अपने वो इलेक्शन के लिए पिटीशन फाइल करने गए थे। उसके बाद किसी की शक्ल नहीं देखी किसी ने दिल्ली के अंदर, ना कांग्रेस का ना आम आदमी पार्टी का कोई नहीं निकला, लेकिन सिर्फ मनोज तिवारी और उनके जो अपोजिट खड़े थे कन्हैया कुमार, वो निकले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। और यही हाल पूरे इंडिया के अंदर है। ज्यादातर जगह में जो कैंपेनिंग की गई वो की गई मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, नड्डा के द्वारा और साथ में आप योगी के द्वारा। और जो बाकी इनके ज्यादातर एमपीज हैं उन्होंने कैंपेन नहीं किया। और मैं सोचता हूँ कि शायद पीएम मोदी इस पर नजर भी रखे होंगे। और बीजेपी का अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो उसके लिए जो मेन आदमी रिस्पॉन्सिबल है वो है अमित मालविया, जिसको इन्होंने आईटी सेल का इंचार्ज बना के रखा है। और जो आदमी कोई काम नहीं करता, जो आदमी सिर्फ बेवकूफ बना रहा है गवर्नमेंट को और पैसे खा रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है, इसका आईटी सेल जहाँ पे 400 आदमी काम करते हैं। बहुत से लोगों के पास, हमने पहले भी कह दिया, उनको ना लैपटॉप चलाना आता है, ना उनको मोबाइल के ऊपर कोई काम करना आता है। वो सिर्फ बैठे बैठे वह तमाशा देख रहे हैं, खा पी रहे हैं। और कुछ लोग तो इनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको रखा गया है। अगर यहाँ पे कोई एंटी बीजेपी कैंपेन हुआ है तो वो यूट्यूबर्स ने किया है। और यूट्यूबर्स कौन से हैं? जो एंटी नेशनल है या एंटी बीजेपी हैं, उन्होंने किया है। जिसको सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी या जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जो यूट्यूबर्स हैं उनको पैसे दिए। जैसे आप राठी की बात करते हैं, कौन सा राठी है वो, इनको पैसे देते हैं ध्रुव राठी को। लेकिन अगर जो बीजेपी का आईटी सेल है उसको देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनको आप फंड मत दीजिए, कम से कम उनके वीडियोस को तो प्रमोट कीजिए, वो भी नहीं किया। और सारा का सारा जो ठीकरा जो बीजेपी को लॉस होगा, अगर बीजेपी 400 नहीं पहुंचती तो सारा का सारा ठीकरा जो फोड़ा जाएगा वो फोड़ना चाहिए अमित मालविया के ऊपर। एक ये आदमी है जो अनट्रेंड आदमी है और अनप्रोफेशनल आदमी है, जिसने इनका आईटी सेल को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि बीजेपी ने बड़े कैंपेन के साथ, बड़े उम्मीद के साथ आईटी सेल को क्रिएट किया था, लेकिन अमित मालविया ने उस आईटी सेल को कभी भी पनपने नहीं दिया या उसको उभरने नहीं दिया। ये अकेला आदमी रिस्पॉन्सिबल है सारे जो बीजेपी का जो कैंपेन चलना था उसको नलीफाई करने के ऊपर। सर अमित मालवीय को लेकर तो बहुत सारी शिकायतें हैं। अमित मालवीय के लेकर तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो अमित मालवीय की एरोगेंसी को पसंद नहीं करते। नहीं, आप देखिए एरोगेंसी हो जो मर्जी हो, पांडे जी एरोगेंसी की बात नहीं है। आप देखिए आप क्या काम करने आए। आपने आईटी सेल क्यों खोला है? इसीलिए खोला है ना कि आईटी सेल के अंदर काम किया जाए, प्रमोशन किया जाए बीजेपी को, और दूसरी जो पार्टी है उनको अपोज किया जाए। आप कम से कम अपने यूट्यूबर्स जो हैं जो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उनको वीडियोस तो प्रमोट करो।
ना उनको पैसे दो ना कुछ करो, आप उनकी एक मीटिंग तो करा सकते हो, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आपके पास आना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप सिलेक्टेड लोगों को सपोर्ट करते हैं। और आम आदमी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छा कैंपेन किया कुछ यूट्यूबर्स, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं, और इससे आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा फायदा तो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो मेन उसका कैंपेन है वो है मीडिया, क्योंकि केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए मीडिया के ऊपर अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, इसीलिए कोई मीडिया केजरीवाल को अपोज नहीं करता या उससे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि उनको ऐड देते हैं। और इस फील्ड के अंदर बीजेपी फेल है। मैं ये नहीं कहता कि ये काम मोदी का है या अमित शाह का, ये तो पूरे बीजेपी की पार्टी का है। जो उनका मिनिस्टर काम नहीं करता है या उनका आईटी सेल का काम, रीटेल जो काम नहीं करता, उसके ऊपर तो खास ख्याल रखना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी अच्छी मेजोरिटी से जीतेगी, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो शोर मचाएंगी और इसका ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा वो फोड़ेगी ईवीएम के ऊपर। इसके अंदर 150 एनजीओ इंडियन और फॉरेन वो भी काम कर रही हैं, उनके लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये पूरा का पूरा शोर मचाने की तैयारी कर ली है इन्होंने, पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर भी, साथ में ये जो आपका व्हाट्सएप अगर ग्रुप है उसके अंदर भी काम करने लगे हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक इन्होंने टूल किट बना के रखी है इस चीज को चैलेंज करने के लिए, और इसी के भरोसे बैठे, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। काम के भरोसे अगर आते वोट मांगते तो शायद उनको वोट मिलती, लेकिन काम ना किया, ना उस पर वोट मांगी, और मांगते भी कैसे। सर ये जो इन्होंने जो कल मीटिंग की है ना आम आदमी पार्टी के लोगों ने, मतलब केजरीवाल ने जेल जाने से पहले जो मीटिंग की है उसमें बड़ी मतलब प्लान बनाए गए हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। इसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आप अपनी जो झगड़ा वगैरह आपका चलता है ना, आपकी जो टसलबाजी चलती है उसको कायम रखें, जिससे क्या होगा, हम ये कह पाएंगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। इस तरह की बातों को हम ज्यादा प्रोपोगेट कर पाएंगे, ये इनका प्लान बना है। और दूसरा सर एक चीज और, ये वही जैसे ट्रंप आए थे ना 2020 में, तो ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे, उस वक्त भी चुनाव का ही टाइम था, वही स्थिति क्रिएट कर सकते हैं सर ये। बिल्कुल, देखिए अभी सिचुएशन अलग है, शायद उस टाइम पे सेंटर तैयार नहीं होगा, ये रीजन हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे सेंटर तैयार है, सेंटर को पता गड़बड़ करेंगे, एजेंसीज हमारी तैयार है, और मुझे नहीं लगता कि उस टाइप की गड़बड़ कर पाएंगे। कोशिश इनकी पूरी है कि यहाँ पे सिचुएशन को खराब किया जाए, लेकिन मैं नहीं सोचता कि कुछ कर पाएंगे। थोड़ी बहुत हलचल मचेगी, थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे, लेकिन लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी शोर तो मचाएंगे, चोर मचाए शोर, वही बात है। और वो जो आपको पता ही है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो उसमें आम आदमी पार्टी का था वो नेता जो जेल में बंद है, उसका नाम था इमरान हुसैन, क्या नाम था उसका, इमरान ताहिर हुसैन वो था, और एक आपके आईबी के कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी, उसमें उसको मार दिया गया था। तो ये सब काम, ये दंगा तो आम आदमी पार्टी ने कराया था उस समय। जी नहीं, देखिए दंगा तो कराया था उस टाइम, देखिए उस टाइम पे केजरीवाल नया इलेक्शन जीत के आए थे और बड़े अप मूड में थे, अपबीट थे उस टाइम पे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोग भी अपबीट नहीं है। केजरीवाल अब इस टाइप का दंगा नहीं करा सकते दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक तो आप देखिए यूपी के अंदर जो आपके योगी की सरकार है वो भी एक्टिव है कि यूपी से कहीं यहाँ पे लोग ना आ जाएं, और दूसरी बात है कि यहाँ पे इस टाइम पे एजेंसी तैयार है, हमारी पुलिस तैयार है, और साथ में केजरीवाल जेल के अंदर है, और केजरीवाल के जो लोग हैं वो डिमोरलाइज है, बुरी तरह से डिमोरलाइज है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन जीत के आए थे, अब इलेक्शन हारने के बाद तो इतनी एनर्जी नहीं होगी इनके अंदर, तो कोशिश तो करेंगे कुछ दंगा फसाद करने की, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। एक लास्ट सवाल है सर, आखिरी सवाल, कि कल स्वाति मालीवाल ने कहा कि जो ध्रुव राठी है जो जर्मनी में रहता है, उसके वो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हुआ करता था, ये उसने कहा है, और उसने कहा है कि केजरीवाल से उसके डायरेक्ट कनेक्शन है, और यहाँ तक खबरें हैं कि ये लोग उसको फंडिंग भी करते थे। देखिए पांडे जी, बहुत से पार्टीज जो है वो यूट्यूबर्स या इंपॉर्टेंट लोगों को फंडिंग करती हैं, बीजेपी को छोड़ करके। बीजेपी कोई फंडिंग नहीं करती, इनका आईटी सेल कोई फंडिंग नहीं करता। अगर इनको पैसे मिलते हैं फंडिंग करने के तो जेब में डाल लेते हैं। ये अमित मालविया के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है। अगर ये अपने जो सपोर्टर थे उनको फंडिंग ना करें, कम से कम उनके वीडियोस को तो प्रमोट करें, वो भी नहीं करते। इनके पास बहुत बड़ा सेल पड़ा हुआ है, 400 का सेल का बड़ा शोर मचाया था इन्होंने, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे 400 के लोग बैठे हुए हैं,
लेकिन काम कुछ नहीं करते वो। और बीजेपी को इसको रिव्यू करना चाहिए, अमित मालविया को धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए, किसी कैपेबल आदमी जो आईटी को डील करता है उसको यहाँ पे बिठाना चाहिए, और जो ऐसा काम कर सके उसी को रखना चाहिए। अनएक्सपीरियंस, अननॉलेजेबल और अब मैं क्या कहूँ इसका अन के ऊपर, बेसिकली जो इंटरेस्टेड ना हो काम करने में उसको काम नहीं देना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी को आईटी सेल का इंचार्ज बना दिया। ये बात कहाँ तक ठीक है? इसीलिए तो बीजेपी को नुकसान होता है कई बार, इसीलिए बीजेपी पिछले कुछ इलेक्शन हारी है जी। लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीखेगी। तो आपको क्या लगता है सर, ये आप तो क्योंकि एजेंसी से जुड़े हुए रहे हैं लंबे समय तक, आप ये बताइए कि जो कल जो एग्जिट पोल के बाद का, एग्जिट पोल तो देखा हो चुका, अब कल जो सुबह काउंटिंग शुरू होगी 3 बजे के पास आते आते कई चीजें क्लियर होने लगेंगी, तो उसमें आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा या कुछ ये कुछ कर पाएंगे? प्रोटेस्ट तो करेंगे, देखिए प्रोटेस्ट तो करेंगे क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ये तो अमित शाह भी कह चुके हैं, सबको पता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे असली बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री करने वाली है। 350 से लेके 370 सीटें आएंगी, जो इनका अलायंस है, एनडीए का अलायंस, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। और यही बात की है आपके प्रशांत किशोर ने कि बीजेपी 350 से लेकर के 370 सीटें ले सकती है। उनके और उनकी भविष्यवाणी के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। बीजेपी कहीं भी इलेक्शन हारी है तो उसके साथ जो अपोजिशन पार्टी के साथ जो आदमी खड़ा था, एडवाइजर खड़ा था, वो खड़ा था प्रशांत किशोर। मैं नहीं कहता कि प्रशांत किशोर हर एक इलेक्शन जीता होगा जिसके साथ वो खड़ा होगा, लेकिन प्रशांत किशोर डीप नॉलेज रखते हैं सब्जेक्ट की, डीप तरीके से काम करते हैं, और उनकी जो असेसमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वेट है। और जो मर्जी अपोजिशन पार्टी के इस टाइम पे लोग कहें, कांग्रेस के कहें या समाजवादी पार्टी के कहें, इनके प्रवक्ता भी यूजलेस है। जो आदमी आप देखिए टीवी में आके कहेगा कि हम 80 में से 79 सीटें जीत जाएंगे यूपी के अंदर, कम से कम अकल की बात तो करो। ऐसा है कि आपको पब्लिक को फेस करना है, लेकिन ये बोलते हैं उल्टा सीधा। और अगर ये ढंग की बात करें कि ठीक है हो सकता है हम हार जाएं या हम वहाँ पे 20 सीटें ले जाएं, 30 सीटें ले जाएं, तो बात दूसरी। अगर वो ये कहते हैं कि हम 80 में से 79 सीट ले जाएंगे, तो आप समझते हैं कि क्या बात करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो ये अपनी पोजीशन खराब करते हैं। और आप देखिए कल एग्जिट रिजल्ट आ रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि बीजेपी अच्छी मेजॉरिटी से जीते, पीएम मोदी आए और पीएम मोदी अपना 100 दिन का एजेंडा साथ रखें, पब्लिक के सामने रखें, और क्या करना चाहेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं, और करेंगे क्या, क्योंकि देश ठीक है सर से बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज तो एक नई खबर मैंने सुनी कि अब चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ही सत्ता में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे। मोदी एक मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखें, ये भी उन्होंने कहा है कि हमको ऐसा दुश्मन के तौर पर न देखें। चीन ने ये बात कही है। तो अब तो खैर बहुत सारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं, योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अब तो बीजेपी आ रही है। बहुत सारी चीजें, वो नहीं तो कह रहा था कि नहीं, तो देखिए कुछ दिन पहले उसकी स्टेटमेंट थी कि बीजेपी सिर्फ 230 सीटें जीतेगी या उससे भी कम जीतेगी, और बीजेपी पावर में नहीं आएगी। जी जी, अब पलट गए। ये एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, मतलबी आदमी है। इनको अगर ढंग की असेसमेंट करें तो इनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप अनवेरीफाइड रिपोर्ट सामने लाते हैं कि ऐसे कमेंट्स देते हैं कि वो हार रहा है, फलाना जीत रहा है, अगर आप बेसिस से कोई बात करें, जैसे एक मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर, एक आदमी कह रहा था दिल्ली के 5 में से 10 में से 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, 2 जीतेगी अपोजिशन पार्टी। तो उसने पूछा कि कौन कौन सी सीट आप कहते हैं कि अपोजिशन जीतेगी, वो बात को टाल जाए, तो आप तो यार स्पेसिफिक बात करिए, तो आदमी की वैल्यू होती है। अगर जोगिंदर यादव कुछ बात करते ढंग की, कहते कि फलानी सीट जीत रही है और यहाँ पे बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी या वो जीतेगी, तो इनकी रिलायबिलिटी बनती है, इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है, और इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी गायब। इसीलिए राहुल गांधी या इवन आपके समाजवादी के लीडर अखिलेश यादव की क्रेडिबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने देखते हैं सर। चलिए अब कल देखना पड़ेगा, कल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, और हम तो यही चाहते हैं कि पीएम मोदी एक बार फिर से सत्ता में आए, और उनका प्लान भी तैयार है 100 दिनों का। आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। नमस्कार सर जी, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।